हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग एक मध्यांतर संवाद या मध्यांतर मंथन करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा उसको समाप्त कर लेते हैं और अभी आगे क्या पढ़ना बाकी है, उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो और क्या टेक्निक्स हो, इस पे हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग कोई एकेडमिक चैप्टर नहीं उठा रहे। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं? चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, और 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि सबसे लंबा, मैंने इसको ज़्यादा क्लासेस लिए हैं, इसके 4-5 शायद हैं। नंबर सिस्टम आपकी क्लास 9th और 10th दोनों में आएगा, तो मैंने 9th और 10th दोनों मार्क कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग तरह की ज्योमेट्री, अभी तक आप ज्योमेट्री अबाउट शेप्स पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरुआत होती है लोकेशनल ज्योमेट्री की, जहाँ पे किसी शेप की नहीं बल्कि किसी पॉइंट या की लोकेशन का महत्व होता है। तो हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो रेने डेकार्ट्स के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। एंड पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जैसा मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स अगर टूल है तो उसका भी सबसे कारगर टूल है पॉलिनोमियल्स। फिर आया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप लोग पिछले क्लासेस में सिंगल वेरिएबल पढ़ चुके हैं और इस बार आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई लिए जाते हैं। और हमने देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फिनिटली मैनी, अनगिनत सोल्यूशन होते हैं। और चैप्टर 3 और 4 को मैंने कहा था एक साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि काफ़ी डीपली रिलेटेड हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद आया यूक्लिड ज्योमेट्री, जहां हमने यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स और एक्सियम्स देखे, और उसके बाद ज्योमेट्री में आप जो कुछ पढ़ेंगे वो इसी के आधार पे समझाया जाएगा। यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स देखा था हमने, द एलिमेंट्स बुक, जिसको गणित की सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है। फिर हमने अपेंडिक्स 1 लिया सीधे, चैप्टर 6 पे नहीं गए, और हमने प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा। प्रूफ्स कैसे डेवलप होते हैं, एक्सियम्स क्या हैं, और कॉन्जेक्चर क्या है, पॉस्टुलेट्स, थ्योरम्स, कोरोलरी, लेमा, नेगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का लॉजिकल फ्लो, पी इम्प्लाइज क्यू वाला रूल भी देखा। ये चैप्टर भी आपका अपेंडिक्स ज़रूर है, लेकिन इसको आप मेन स्ट्रीम चैप्टर ही माने, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत यूज़ होंगे। अगेन ये क्लास 9th में भी है, 10th में भी है। तो चैप्टर 1, 3, 4 और अपेंडिक्स 1 आपके 9th में भी रहेंगे और 10th में भी रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट डजंट मीन कि पॉलिनोमियल्स महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो बेड रॉक है। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, तो आपका हर चैप्टर में नज़र आएगा। इसके बाद बचे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल्स आएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, सर्किल्स, हेरॉन्स, फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा है ज्योमेट्री ओवरलोड। अब ये पूरा ज्योमेट्री ही चलेगा। मान लीजिए आपकी जो किताब के अभी तक 50% लगभग चैप्टर पूरे हुए हैं और बाकी भी 50% से थोड़ा ज़्यादा ही बचा है, वो पूरा ज्योमेट्री या ज्यामिति ही है, जिसमें लाइंस और एंगल्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा इसके क्वेश्चंस नज़र आते हैं आपको। और फिर ट्राइंगल्स अभी क्लास 9th के बाद आप 10th में भी पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल के बाद का जो नेक्स्ट बिगर शेप होता है, 3 भुजाओं वाला होता है ट्राइंगल, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। फिर क्वाड्रिलेटरल आएगा, फिर सर्किल आएगा। सर्किल में कितनी भुजाएं होती हैं? इन्फिनिटली मैनी होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हेरॉन्स फार्मूला, बहुत काम का है, तो ये ज्योमेट्री ओवरलोड आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद आएगा चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्लास 9th और 10th दोनों में रहेगा। मोर ज्योमेट्री एंटर 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की शुरुआत यहाँ से होगी। 3 विमाओं वाली ज्यामिति, जहाँ पे लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या मोटाई भी मैटर करेगी। इसके बाद रहेगा स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 12, ये 9th और 10th दोनों में रहेगा, और इसका विशेष महत्व है ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के विषय जितने भी हैं, मानविकी, आप इसको ज्योग्राफी कह लें, इकोनॉमिक्स कह लें, सोशियोलॉजी कह लें, इन सब में स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के आधार पे ही थ्योरीज़ को ऑन ग्राउंड टेस्ट किया जाता है और स्थापित किया जाता है एम्पेरिकल डेटा लेके। हम लोग इस पर गहरी चर्चा करेंगे जब इस चैप्टर पे आएंगे। ये बहुत काम का चैप्टर है। ये मान के चलिए गणित को अपने दैनिक लाइफ में उतारने का या सामाजिक जीवन में उतारने का एक जरिया है स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी। फिर आएगा अपेंडिक्स 2 मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये क्लास 9th में भी चलेगा, 10th में भी चलेगा, और यहाँ रूट्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की जड़ें हैं। तो दिस विल बी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेटा एंड अप्रोक्सीमेशंस, ये 2 चैप्टर्स बहुत उपयोगी हैं, रियल वर्ल्ड ऑफ डेटा और अप्रोक्सीमेशंस। स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी? जो एक्सपेरिमेंटल DIY वाली अप्रोच है वो आगे चलती रहेगी। यहाँ मैंने 2 शब्द लिखे हैं, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, कल्पना और अंतर्ज्ञान।
देखिए इन दो इस तरह से आप किसी भी विषय को फील करते हैं और फील करना बहुत ज़रूरी है। रोट लर्निंग से कुछ खास नहीं होगा। इन कक्षाओं में मैंने कुछ क्वेश्चंस को इस तरह डिज़ाइन किया है, आपको डीआईवाई के टास्क इस तरह दिए हैं कि आप थोड़ा सा सिलेबस के एक कदम परे जाकर चीज़ों को इमेजिन करें, थोड़ा उनसे खेलें, थोड़ा उठापटक करें, जोड़ तोड़ करें, अपनी इंट्यूशन को ब्रॉडन करें और सब्जेक्ट के लिए इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि बिकॉज ट्रिक्स और एंड शॉर्टकट्स अलोन डोंट हेल्प व्हेन इवैल्यूएशन इज रिलेटिव। जब मूल्यांकन रिलेटिव होगा, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है और होना ही है, आप किसी भी फील्ड में रहें, आप मैथमेटिक्स लें या ना लें, कोई भी परीक्षा दें आगे जाके स्कूल के बियॉन्ड, तो कंपटीशन देना ही है। तो वहाँ सिर्फ रोट लर्निंग से या ट्रिक्स या लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से काम नहीं चलता है, आपको इमेजिनेशन और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से एक्सपेरिमेंटल डीआईवाई की क्लासेस चलते रहेंगे। हर अध्याय का अंतिम क्लास इसी प्रकार का होगा। फिर आगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लोग ट्रायल एंड एरर, जो एडिसन का तरीका था जिसके चलते उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर के माध्यम से हम लोग एक क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, तो एंजॉय द क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग। फिर आगे रहेगा, हाँ, एक कंसेप्ट था ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग, क्वेश्चंस को घुमाना, क्वेश्चन को घुमाया जाता है, ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग की जाती है और ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग करके क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आईआईटी हो, कैट हो, आईएएस, ओलंपियाड, एनटीएससी, जो भी एग्जाम्स थोड़े से एप्लीकेशन ओरिएंटेड या टफ क्वेश्चन बनाने होंगे तो ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग की जाती है। सवालों को 2 लेयरों में स्ट्रक्चर किया जाता है और इससे क्या होता है, इससे फिल्टर्स द शैलो लर्नर। तो जिसको भी अगर अल्प ज्ञान है या ज़्यादा गहरी समझ नहीं है, उसे तकलीफ़ आएगी। तो ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग को हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैंने चर्चा भी की थी कि वो क्वेश्चन जो जिनमें गणितीय ऑपरेटर्स की जगह भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनको सुपीरियर क्वेश्चन मानिए, वो लेयर्ड सवाल होते हैं। आगे एक स्ट्रैटेजी, एक टिप है, कह सकते हैं एक 10 रेप्स चैलेंज। आप में से जो बच्चे थोड़े फिटनेस को लेके एंथुसियास्ट हो, जिम वगैरह जाते हों, तो वहाँ रेप्स होता है ना, चीज़ों को बार बार करना, किसी व्यायाम को, यहाँ भी कर सकते हैं। एक टफ सवाल लीजिए अपने सॉल्व एग्जाम्पल में से, जितने भी आपकी किताब में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनमें से जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उसका एक क्वेश्चन उठाइए, फिर उस प्रश्न के फिगर्स को चेंज कर दीजिए, फिगर्स जो उसमें आंकड़े दिए हैं उनको चेंज कर दीजिए, 10 नए क्वेश्चन बनाइए, 10 नहीं तो चलिए 5 ही बनाइए और उन सबों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल को देख के उसी पैटर्न पे, उसी मेथड से सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए 100% स्कोर आए आपका। मतलब अगर आपने 10 सवाल बनाए तो 10 के 10 सही आए, उत्तर सही आए, 5 बनाए तो 5 के 5 सही आए। उदाहरण के रूप में फैक्टराइजेशन सीखा था हम लोगों ने चैप्टर में पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक बहुपद को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते थे। उस क्लास में मैंने तरीका सिखाया था कि किस प्रकार से पहले आप 2 फैक्टर्स लीजिए, लीनियर फैक्टर लीजिए, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, फिर उल्टा चलिए, स्प्लिटिंग मेथड से उसको वापस उन्हीं 2 फैक्टर्स में रिड्यूस कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप 10 रेप्स चैलेंज के माध्यम से करेंगे तो आपका स्प्लिटिंग मेथड पे बड़ा अच्छा फ्लेयर आ जाएगा। आप देखते ही बहुत जल्दी फैक्टराइज कर ले जाओगे और ये टेक्निक बहुत यूज़ होनी है, बहुत ज़्यादा आएगी और अब रेफरेंस किए बिना ही आएगी, सीधे किसी भूमिका के बिना आएगी। तो ये एक जस्ट छोटा सा स्टेप है, इसको मास्टर करना ज़रूरी है। फिर देखिए आपको लर्निंग और लिंकेज के साथ पढ़ाई कीजिए। चैप्टर्स को अलग अलग नहीं देखना है। शुरुआत में पहले ही इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हमने कहा था कि एक रूपता वाली बात कही थी कि गणित में कई शाखाएं हैं, कई अध्याय हैं, लेकिन वस्तुतः आपस में वो जुड़े हैं, उनमें गहरा संबंध है। तो लर्न विद लिंकेजेस। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स 1 जो है, अपेंडिक्स 1 में प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है। तो ये कोई अलग थलग चैप्टर नहीं है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे आगे उसमें अपेंडिक्स 1 का गहरा समावेश रहेगा। आप उन्हीं लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, निगेशन इत्यादि के कंसेप्ट्स को यूज़ करके चीज़ों को प्रूव करेंगे। ज्योमेट्री ही नहीं, ज्योमेट्री के बाहर भी बहुत सारे प्रूव करने होंगे आपको। तो उन सब के लिए लर्न विद लिंकेजेस की टेक्निक बड़ी कारगर रहेगी। और नीडलेस टू से कि रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन आपको बार बार करना है, एक पुस्तक को मास्टर करना है, ये आपकी आधारभूत किताब है, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। इसको बार बार रिवाइज कीजिए और रिवीजन करते समय चैप्टर्स का लिंकेज देखिए। अब चूंकि हम लोगों ने लगभग आधा सिलेबस कर लिया है, तो अब जब रिवीजन करें तो देखें, इस बात पे गौर फरमाएं कि किस चैप्टर के कंसेप्ट आगे कहीं यूज़ भी हो रहे हैं, बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ हो रहे हैं।
इसलिए एक होलिस्टिक, एक ऑर्गेनिक लर्निंग ज़रूरी है। रिवीजन इज़ मस्ट एंड ट्राई टू सी चैप्टर लिंकेजेस वाइल रिवीजन। चैप्टर्स को लिंक करके हार्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा और बीच बीच में इसके एग्जाम्पल्स भी देता रहूँगा, एक्सरसाइज भी दूंगा। फिर भाषा वाली बात जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कही थी कि भाषा तो मैं इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश रखूँगा जो आम बोलचाल की भाषा है, ताकि कम्युनिकेशन फ्री फ्लोइंग रहे। और अगेन हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी के लाभ से वंचित ना रहें। अडाप्टेशन इज़ की टू सक्सेस। इवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन इत्यादि, तो वो चीज़ें हर जगह, वो कंसेप्ट हर जगह लागू होते हैं। ठीक है, ये बातें रिपीटेटिव ज़रूर थी, लेकिन मैंने इस क्लास में इन चीज़ों को जानबूझ के रिपीटेटिव रखा ताकि इस पे एम्फेसिस हो, आपका ध्यान दोबारा आकर्षित हो इन चीज़ों पर, इसलिए रिपीट करना ज़रूरी था। और एक स्ट्रैटेजी है, बेसिक सी बात है, नोट्स ज़रूर बनाएं। राइटिंग हेल्प्स, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी कि किस प्रकार राइटिंग करनी है, किस प्रकार एनोटेशंस को अपनी पुस्तक में नोट कर लें या एक सेपरेट नोटबुक बनाते चलें। और इन द एंड वही बात, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ स्कूल टाइम, श्रमम विना न किमपि साध्यम। ये जो कोटेशन है, ये पहली क्लास में कहा था, ये आज भी और हमेशा ही लागू रहेगा। तो अब ये तो छोटा सा क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग और थैंक यू, आपने ये रिपीटेटिव कंटेंट सुना। ये चैप्टर यहीं पे, ये क्लास यहीं ख़त्म होता है, क्लास तो नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन था, मध्यांतर मंथन। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ। टिल देन, वेरी गुड बाय।